नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके और अपने YouTube चैनल ITI विज़न पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। जी हाँ, ये टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज है स्टूडेंट्स, जो ITI CBT एग्ज़ाम जो आपको पता है हाल ही में 20 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन आपके बहुत आसानी से जल्दी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें स्टूडेंट्स, लाइक करना भी ना भूलें स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया करूँ। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नंबर ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पे हीट को, काइनेटिक यानी गतिशील को, ऑप्शन सी ऑप्शन है रासायनिक को, नंबर डी ऑप्शन है यांत्रिक को। तो आपको सिंपल सा पता है स्टूडेंट्स, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में वर्क करता है। जी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, जो जहाँ शादियाँ होती हैं और पार्टी का सीज़न भी चल रहा है इस टाइम, तो वहाँ पे क्या होता है, जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है, जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, मैकेनिकल एनर्जी। जी हाँ, ये मैकेनिकल को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल में। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, नंबर 2 ऑप्शन कहता है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। नंबर ए ऑप्शन BLV, नंबर बी ऑप्शन BLV साइन थीटा, नंबर सी ऑप्शन BL साइन थीटा, नंबर डी ऑप्शन है BLV कॉस थीटा। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका, ऑप्शन सी BLV साइन थीटा। जो गतिशील यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स, BLV साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। दो जो स्टैंपिंग की जाती है स्टूडेंट्स पोल कोर पर, स्टैंपिंग को ये पटलित क्यों करते हैं, ये मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट। देखो, ये पटलित क्यों बनाया जाता है, यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या बताया था, जो ट्रांसफार्मर कोर होती है उसको भी पटलित बनाते हैं। तो मैंने बताया था भाई, ट्रांसफार्मर पटलित क्यों बनाते हैं, कोर क्यों बनाते हैं भाई, एडी करंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एडी करंट को कम करने के लिए कोर को क्या किया, पटलित किया जाता है। तो आपको एडी करंट यानी भंवर धारा हानि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग हो जाता है, नंबर बी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, ऑप्शन सी ऑप्शन जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ऑप्शन डी जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो जनरेटर होता है उसमें जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है, कौन सा स्टूडेंट, शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्या है, ये क्रांतिक प्रतिरोध। जो एक होता है क्रांतिक प्रतिरोध, ठीक है ना, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्रांतिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल, क्रांतिक प्रतिरोध मान से ये ऊपर रहता है क्या, शंट फील्ड। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जनरेटर पे, तो आपको पता है जनरेटर क्या है, वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा, जनरेटर कभी वोल्टेज डेवलप नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। जी स्टूडेंट, शंट मोटर की जो क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी अपनी बुक्स में, क्या होती है वो, V माइनस EB बराबर क्या होती है, IA इंटू RA, यही तो होती है बैक EMF की और आर्मेचर करंट की और आर्मेचर रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे आप IA की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो RA क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, V माइनस EB अपॉन RA, ये क्या आ जाएगी, आर्मेचर करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन पढ़िए, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाएं, या ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें।
मतलब डीसी थ्री फेज पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉयल होती है जी, होती है होल्डिंग कॉयल, ये इसको क्या कहते हैं, ये सीरीज में जोड़ देते हैं भाई, क्या स्टार्टर के सीरीज में जोड़ देते हैं इसको, स्टार्टर के सीरीज में जोड़ दिया जाता है इसको, जो बोलती है एच सी कॉयल या होल्डिंग कॉयल, ठीक है ना, ताकि सेंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को इससे क्या सेफ बनी रहती है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, कतरनी मशीनों में के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त की जाती है, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचय यौगिक मोटर या विभेदिक यौगिक मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जो कपड़ा मिल फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे कौन सी मोटर उपयोग की जाती है, जी स्टूडेंट बताइए बताइए, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या संचय यौगिक मोटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ध्यान रखना, ये श्रेणी मोटर है ना, ये नो लोड पर वर्क नहीं करती है, ये नो लोड पर वर्क नहीं करती, यदि आप इसको लोड नहीं लगाओगे तो नो लोड पे चलेगी नहीं। और शंट मोटर क्या है, ये नो लोड पर चल जाती है। ये एक दो पॉइंट होते हैं, इनको याद रखा करो स्टूडेंट्स, ये नो लोड पर वर्क कर जाती है और ये नहीं चलती है नो लोड पर, श्रेणी मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एनवीसी क्या होता है। एनवीसी का मतलब क्या होता है, नो बोल्ट कॉयल। ठीक है स्टूडेंट्स, नो बोल्ट कॉयल एनवीसी की फुल फॉर्म होती है। ये कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं एनवीसी का, इसका पर्पज़ क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बल आघूर्ण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट को कम करने के लिए, बैक ईएमएफ को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो एनवीसी क्यों रखते हैं, स्पीड को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है एनवीसी कॉल। ठीक है, तो क्या है भैया, ऑप्शन डी क्या है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को आसान बदलाव प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण और ऑप्शन डी वाल्ड न्यूलार्ड सिस्टम नियंत्रण। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाल्ड न्यूलार्ड मेथड का प्रयोग क्या करते हैं, शून्य से सामान्य अधिक तक गति को आसान बदलाव प्रदान करने के कौन से मेथड प्रयोग करते हैं, वाल्ड न्यूलार्ड मेथड। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है मोटर में जनरेटर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। जिस चित्रण है ये किस प्रकार की वाइंडिंग का है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग या प्रगतिशील लैप बाइंडिंग या रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील लैप बाइंडिंग है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरेटर में और मोटर मैक्सिमम सॉरी ये जनरेटर में ज़्यादा उपयोग की जाती है ऐसी बाइंडिंग। ठीक है ना, और जनरेटर की क्वेश्चन क्या होती है स्टूडेंट्स, ईबी जो होती है ईएमएफ की क्या होती है, P/ZN/60A ये होती है। ठीक है, यहाँ पे ए है ना, ए ये बाइंडिंग को प्रदर्शित करता है। ए क्या है, लैप बाइंडिंग है या वेव बाइंडिंग है। ठीक है, लैप है या वेव बाइंडिंग है, ये क्या ए यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है। तो लैप बाइंडिंग के लिए ए का मान 2 और वेव बाइंडिंग के लिए 1 लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंडर आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। अब बताइए, ऑप्शन सुनिए, इससे नमी को बाहर निकालें। ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट्स, वार्निश के तुरंत सूखने के लिए मदद करता है, अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए। ऑप्शन डी वार्निशिंग के समान प्रसार को बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इससे नमी को बाहर निकालें। जी हाँ, रिबाउंडर आर्मेचर को गर्म इसलिए किया जाता है ताकि उसकी नमी होती है ना, मॉइस्चर, उसको बाहर निकाला जा सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या कहता है भाई, इसमें 3 ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, डी दिखाई नहीं रहा है। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में डिनोट किया गया है। तो क्या भैया जी, एक्स का जो यहाँ पे जो संपर्क है कॉन्टैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं। जी हाँ, ये कॉन्टैक्टर इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए स्टार संपर्क, डेल्टा संपर्क, सहायक संपर्क। ठीक है ना, और एक हम डी ऑप्शन में लिख देता हूँ, कनेक्टिंग कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर सी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। जी हाँ, मान लो ये पूरा एक कंट्रोल मेथड है जिसके साथ आपने
पैरेलल में एक और मेथड लगा दिया था, तो उस पैरेलल वाला मेथड कौन सा कहलाता है? एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ठीक है स्टूडेंट, बताइए। ये आपको सर्किट दे रखा है एक, ये किस ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है इसका? ए ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल में, ऑप्शन बी इंचिंग में, ऑप्शन सी अनुक्रमिक नियंत्रण में, ऑप्शन डी फॉरवर्ड और रिवर्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंचिंग में। जी स्टूडेंट्स, ये इंचिंग मेथड प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है, इस ऑपरेशन प्रणाली का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इसको ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक चिन्हित भाग का नाम क्या है? जी हाँ, ये आप सभी को पता है, ये क्या है भैया? ये रोटर है। क्या स्टूडेंट्स? ये रोटर है। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन है इसके? रोटर में ये एक्स भाग है, ये आपने तीन ये गोल गोल चकती से दिख रही है, ये इनका नाम पूछ रहा है, इनका नेम क्या है भाई बताओ? रोटर में जो साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर गोल गोल पहिए से हैं, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है साफ्ट, ऑप्शन बी ब्रुश, ऑप्शन सी बियरिंग्स, ऑप्शन डी स्लिप रिंग। तो आपको सिंपल सा पता है, जो साफ्ट के ऊपर जो गोल गोल छल्ले से होते हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है स्लिप रिंग्स। क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट? स्लिप रिंग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। जी हाँ, ये स्टार्टर का एक सिंबल है, इसका नाम बताना है आपको। ये इसका नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, रियोस्टेटिक स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफॉर्म स्टार्टर? तो आपको पता है, ये देखो स्टार डेल्टा ही फॉर्म में दिख रहा है स्टार्टर, तो कौन सा स्टार्टर होगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये कह रहा है कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? जी हाँ, जो कॉइल होती है आपकी, देखा होगा आपने, कॉइल देखी होंगी आपने, जनरेटर में मोटर्स उपयोग की जाती हैं, उनकी कॉइल की एवरेज सर्क्यूमफेरेंस इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एल मीन। मीन यहाँ पे क्या है? एम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? मीन है। क्या भैया? एल इन प्लस एल आउट, मतलब इनर, एन क्या, आई एन क्या है यहाँ पे? इनर, ओ यू टी क्या है? आउटर, अपॉन डो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार के परीक्षण के लिए किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है ग्राउंड टेस्ट, नंबर बी ऑप्शन है पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन सी है कंटिन्यूटी टेस्ट, नंबर 4 ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो एसी मोटर की बाइंडिंग है ना, उसके बाइंडिंग के अंदर इंटरनल में क्या होता है? ग्राउलर होता है, ग्राउलर। आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा ग्राउलर होता क्या है। तो ग्राउलर का उपयोग किया जाता है किसके परीक्षण के लिए? तो ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या यूज है? जी हाँ, जो सेल्फ स्टार्ट जो स्टार्टर होते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें टाइमर लगा होता है, इस टाइमर का यूज क्या है ये पूछ रहा है आपसे। ओवरलोड पर ट्रिप करें, बी ऑप्शन है पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ऑप्शन सी है स्टार से डेल्टा में बदलें, ऑप्शन डी है पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइमर का कार्य क्या है? ये स्टार से डेल्टा में बदल देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार से डेल्टा में क्या बदलता है? टाइम बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास टेप का, चमड़े के कागज़ का, या एम्पायर फाइबर ग्लास टेप का, या कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप? बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पायर फाइबर ग्लास टेप। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। जो बाइंडिंग में कफिंग के लिए ना, कफिंग के लिए जो इंसुलेशन उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एम्पायर फाइबर ग्लास टेप का। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इंसुलेशन कई प्रकार के होते हैं, उनकी रेटिंग अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? वाइंडिंग के लिए कौन सा इंसुलेशन उपयोग करते हैं? एम्पायर फाइबर ग्लास टेप का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? जी हाँ, ये सिंगल फेज जो मोटर होती है ना, इसमें कह रहा है कम मतलब लो क्या? स्टार्टिंग टॉर्क। जी हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क कम सबसे सिंगल फेज मोटर में किस में होता है ये पूछ रहा है ये। ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर,
नंबर बी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन डी है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर क्या होता है, कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है अन्य सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ कहता है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। जी हाँ, जो ध्वनि में रिकॉर्डिंग की जाती है वहाँ हिस्टेरिसिस मोटर प्रयोग की जाती है, आप सभी को पता है। बताइए क्यों उपयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है आकार में छोटी होती है, उच्च दक्षता होती है, ये शांत होती है, या कम त्रुटि प्रचारण होती है। तो इसमें क्या है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कम त्रुटि, मतलब एरर लेयर जो लेस एरर होती है उसको कम कर देता है। एरर का ऑपरेशन क्या करता है, कम कर देता है। कम त्रुटि प्रचारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर का। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और जो रिपल्सन मोटर होती है, रिपल्सन मोटर, इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका करते हैं सिग्नल में। रेलवे के जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है रिपल्सन मोटर का। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक होती है स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो आर बाई बी 3 फेज होते हैं, आर बाई बी ये 3 फेज होते हैं, ये इनको स्प्लिट करती है किस पे, मोटर पे और अल्टरनेटर पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बात मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, ये क्वेश्चन सीरीज में बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। मेरे इन लगाए हुए क्वेश्चन को आप ढंग से भी करके ले जाते हैं एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में, तो आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ स्टूडेंट्स। क्योंकि ये निमी के पैटर्न के बेस पर ही आधारित है सारे क्वेश्चन, और यही एग्जाम बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको ढंग से प्रैक्टिस लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाला सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जी हाँ स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑप्शन बी 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। या ऑप्शन सी 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करता है। या ऑप्शन डी 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरू और चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ये 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। जी हाँ, जब मोटर 75 से 80% तक की गति प्राप्त कर लेती है तो जी स्टार्टिंग जो कैपेसिटर लगा होता है ना सी, मोटर के रनिंग वाइंडिंग और सीरीज़ में, तो क्या है इसको ये डिस्कनेक्ट कर देता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है, इसका कोई यूज नहीं होता है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कह रहा है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी एडी करंट मोटर, या ऑप्शन डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, टेबल पंखे में जो मोटर लगाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ध्यान रखना, जो अल्टरनेटर का काम क्या होता है, जनरेटर की तरह वर्क करता है, आप सभी को पता है अल्टरनेटर। तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है ना, टर्मिनल वोल्टेज, मान लो ये 3 टर्मिनल वोल्टेज हैं, ठीक है ना, आर बाई बी, यहाँ पे कहा एक न्यूट्रल चलता अलग से, ठीक है, एन, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे अगर लोड बढ़ जाए, ऊपर लोड बढ़ जाए, और यहाँ से हम क्या लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें से क्या लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो इन टर्मिनल वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, ये कह रहा है यहाँ पे और ऊपर से लोड बढ़ जाए तो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या असर पड़ेगा। नंबर ए ऑप्शन है क्षेत्र प्रतिरोध, है ना, क्षेत्र प्रतिरोध क्या है, कम हो जाएगा, क्या है, सॉरी क्षेत्र प्रतिरोध, या आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या कम हो जाता है, प्रेरक प्रतिक्रिया कम हो जाती है, या आर्मेचर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, किसके कारण कम हो जाता है, बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर
दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बताइए। ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर डायोड, या ऑप्शन डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो बताइए स्टूडेंट्स का सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा सिंक्रोनस कन्वर्टर। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर। मतलब एसी को डीसी में बदल भी देता है और डीसी को एसी में भी बदल देता है। ऐसे कन्वर्टर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिंक्रोनस कन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए हम इतना करते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे खूब अच्छा लगा आपको आज वीडियो के सारे क्वेश्चन को बताने में, और उम्मीद करता हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और आगे की बेहतरीन अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।